Good evening, all of you. Welcome back in the discussion of NUT. In the last session, we have discussed sinking fund. सिंकिंग फंड एक प्रकार से NUT के अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन फॉर्म करके आपको देते हैं. सो इट इज नॉट a different level question, but it is just an example under NUT concept. They can give by way of different examples in sinking fund, what we can consider. Say for example, मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन में लाया था कि जो फ्यूचर में हमें पैसा जमा करना है उसके लिए अभी से हम इंस्टॉलमेंट बैंक में या कुछ इस इन्वेस्टमेंट की स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि उतने टाइम पीरियड के बाद हमें उतना पैसा एज ए अमाउंट हमें मिल सके. और मैंने एग्जांपल लिया था, वेरी बेस्ट एग्जांपल, जो हम ये सोसाइटी में फंड क्रिएट करते हैं, जैसे रिपेयर फंड होता है तो होना है कि भाई, मैंने एग्जांपल इस तरह से लिया था कि हमने 15 साल के बाद इसका रिपेयर का खर्च करना है and after 15 years from today we want 8 lakhs rupees. वो 8 लाख का रुपया ऐसे ही तो नहीं जनरेट हो जाएगा ना, पहले से हमें उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा. 8 लाख रुपया जो है फ्यूचर में मुझे 15 साल के बाद चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द 15th year I have to incur a big cost for repair. तो मुझे 8 लाख ऐसे तो नहीं मिल जाने वाले. तो अभी से मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में हम सोसाइटी मिलके डिसाइड करती है कि हम इन्वेस्ट करेंगे. हम जितने भी मेंबर हैं मिलके जो भी कंट्रीब्यूशन हर एक के पार्ट में आएगा वो कंट्रीब्यूशन मिला के वो बैंक में हम जमा कर देंगे और वो बैंक के अंदर हर साल इस तरह से हमारा पैसा जमा होते जाएगा और at the end of 15 years when it is going to be matured and exactly 8 लाख रुपया मुझे मिलना है. exactly 8 लाख रुपया, ये मेरे पहले से एस्टिमेशन मुझे बोलना है जहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि मुझे 15 साल के बाद 8 लाख रुपया चाहिए. तो मुझे बताओ, बैंक को पूछते हैं हम कि मुझे 15 साल के बाद 8 लाख रुपया चाहिए, तो अभी से मैं हर साल कितना पैसा जमा कराऊं तब जाके मुझे 15 साल के बाद 8 लाख रुपया मिलेगा. और बैंक अपने हिसाब से वो सिस्टम से कैलकुलेट करके बता देता है, क्योंकि अभी के बैंक का जो इंटरेस्ट का रेट चल रहा है उसके बेसिस पे बैंक कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि हाउ मच एन्युटी अमाउंट यू विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टिल 15 years. समझ में आया? ये एग्जाम्पल मैंने वापस से आपके सामने डिस्कस कर लिया है. और एक बार मालूम पड़ता है कि पूरी सोसाइटी को कितना भरना है तो फिर हम क्या करेंगे, सोसाइटी नक्की करेगी अपने कितने मेंबर है उसके हिसाब से उसके कंट्रीब्यूशन को ये कर लेगी, डिवाइड कर लेगी कि भाई हमारे कम सोसाइटी में 10 मेंबर है तो 10 के 10 से डिवाइड कर लेते हैं. तो हम समझ लेते हैं कि एक मेंबर के या एक फ्लैट, यहाँ मेंबर किसके हिसाब से गिनते हैं, जो भी फ्लैट का ओनर है वो एक फ्लैट के हिसाब से एक मेंबर बोलते हैं हम सोसाइटी में. तो 10 मेंबर है, समझो 10 फ्लैट है, तो 10 फ्लैट के हिसाब से 10 मेंबर को कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, वो एक एक का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूशन पर मेंबर. ये एक एग्जाम्पल मैंने डिस्कशन में लाया था.
सो ऐसे ही मैंने रैंडमली एक अमाउंट भी आपके सामने जनरेट करके लिया था कि भाई मेरे को फ्यूचर में 15 साल के बाद अमाउंट इकट्ठा करना है 8 लाख। बैंक में मेरे को रेट मिल रहा है 10%, मतलब आई इज इक्वल टू 0.1, और मुझे 15 साल के हिसाब से आगे फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है। तो मुझे बताइए इंस्टॉलमेंट मतलब कि एन्यूटी, एन्यूटी कितने की बननी है जो सोसाइटी बैंक में जमा कराएगी, सोसाइटी, हाँ पूरी सोसाइटी मिलके। ये बात है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, स्टोरिकल फॉर्म में है, मतलब आपको भी पूरा स्टोरी समझ के उसमें से इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ने का है। मैंने आपको पूछा था ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल हो, या आपने इसके आधार पे घर पे भी डिस्कशन में लाया हो, या किधर से आप खुद भी सर्च आउट करके कि सिंकिंग फंड के आधार पे इस तरह से पैसा जमा करने का जो हमारा एक टारगेट होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज दे कैन शेयर। किसी ने अपने तरह से तैयारी नहीं रखी है कि भाई मैं कुछ जानकारी लेके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सर्च आउट करूं? नोबडी। एंड सिंपली टेक्स्ट बुक को भी आप ध्यान में लेके थोड़ा रेफर करे होते हैं तो यू मे गेट दिस sort of examples. No need to search out outside, even some examples they have given itself in textbooks में है ही, किया होता है तो ध्यान में लेने का मौका मिलता है ना। अब प्रयत्न नहीं रखेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ विदाउट वेस्टिंग इम्पोर्टेंट टाइम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा हायर स्टडीज होती है, हायर स्टडीज, बीकॉम होने के बाद बहुत से लोग आगे चल के एमबीए करते हैं, बड़े बड़े ऐसे कोई लोग ऐसे बड़े कोर्सेज होटल मैनेजमेंट के करते हैं तो जिसमें लैक्स ऑफ रुपीस की जरूरत पड़ती है, 10 लाख रुपए का जरूरत है। आज के तारीख में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। रियली स्पीकिंग, हमारे सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ऐसे ही मजा आएगा आपको भी, जानकारी बहुत। हमारे सामने क्लिनिक है, एंजेलिक क्लिनिक, उसमें खाली ये पैथोलॉजी लैब नहीं है, यहाँ खून का वगैरह टेस्टिंग होता है वही नहीं है, उसमें दो डॉक्टर्स भी आते हैं। एक है जीबी शाह डॉक्टर और एक है गाबा डॉक्टर। उसमें गाबा डॉक्टर करके जो है वो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट। वो एजेड है, अबव 70 ईयर का एज होगा, 70-75 अराउंड। तो आते हैं ऐसे, अभी भी वो एक्टिवली अपने हिसाब से आते हैं, तो कभी मिल जाते हैं तो हम लोग बातचीत वगैरह, अभी लॉकडाउन है तो भी आना अभी शुरू हुआ है तो कभी मिल जाते हैं। तो अपना बात ऐसे ही शेयर करते थे कि भाई आज डेंटल कॉलेज इतने बढ़ गए हैं, लोग इतने प्राइवेट डोनेशन लेके एडमिशन दे रहे हैं कि जगह 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 लोग, आप देख लो, डेंटल क्लिनिक ओपन होने लगी है। वो बोलते हैं हमारे टाइम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो था वो एक ही अकेला है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज था, और उसके थ्रू हम लोगों ने ये पढ़ाई की, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो उतना ये उस समय उतना नहीं था कि उन लोग, उस समय की बात मैं करूँ तो बोलते हैं कि भाई हम लोग को हार्डली इसके इसके अंदर हमको खर्चा पड़ा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, हम लोग मेरिट पे बेसिस पे एंटर होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आज की डेट में बहुत बढ़ गया है। तो ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जानने लायक बात होती है। तो आज बच्चा 11th में पढ़ रहा है या 10th पास होके 11th में आया है और उसका फ्यूचर में इंटेंशन है कि ये एमबीए करेगा, तो उसका
2 साल का जूनियर कॉलेज और 3 साल का डिग्री कॉलेज मिलके 5 साल का उसका ड्यूरेशन जाएगा, तब जाके वो एमबीए के लिए क्वालिफाइड होएगा। सो मीन्स एमबीए के कोर्स के लिए ही विल बी एलिजिबल। तो उसका आज के तारीख में वो 10th पास है और उसके पास बीच में 3 साल है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे 5 साल के बाद ये 10 लाख रुपया चाहिए। एमबीए का समझ लो, उसने एक एस्टिमेशन लिया है कि कोई भी अच्छी कॉलेज या कोई भी उस तरह की कॉलेज में भाई लेगा वो, तो भाई इतना खर्चा होने वाला है। सो पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी से 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल और ये लास्ट में ये 5 साल के हिसाब से कितना एन्युटी वो इन्वेस्ट करे कि लास्ट में उसको ये 10 लाख रुपया मैच्योर हो जाए। Are getting? So this is a pure example of the sinking fund based on their annuity, because here also the parent is going to pay partly payment as an annuity every year। बोलो उसके लिए वो कुछ भी उस तरह से स्कीम सोच सकता है, ईयरली उसको भरना है इच्छा है, या हाफ ईयरली भी भर सकता है, इट डिपेंड्स। उसके लिए वो उसमें फ्लक्चुएशन रख सकता है, मतलब स्कीम में, तो वो उसकी मर्जी। लेकिन ये बात बोलने की ये थी कि वो हर साल, अभी मैं जनरली बोलता हूँ, एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ तो साल के आधार पर मैं डिस्कस करता हूँ, बट बाकी आप समझ सकते हो, जरूरी नहीं है साल के अंत में ही वो एन्युटी भरा जा सकता है। इट मे बी पेड आफ्टर एंड ऑफ 6 month or quarterly or monthly, whatever the payment mode he wants to select, on the basis of that they decide। नॉर्मली मैं डिस्कशन जब भी कर रहा हूँ ईयरली का पकड़ता हूँ मैं, ताकि यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम्पल। पेमेंट का हिसाब अलग अलग हिसाब से चलता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फ्यूचर स्टडीज, फ्यूचर का हायर स्टडीज के लिए पैसा इकट्ठा करना है अभी से, ये पेरेंट्स की चिंता है, पेरेंट्स करते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ, इसको याद आता है बीच में, ऐसा एग्जाम्पल तो बोलने का है। आई ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि यू ऑल्सो ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वेरियस एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल फॉर गर्ल चाइल्ड, पेरेंट्स को चिंता रहती है उसके शादी ब्याह की, मैरिज एक्सपेंसेस की। और मैरिज का एक हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं कि गर्ल चाइल्ड है, उनका मैरिज अप्रोक्सीमेटली जो भी उन लोग साल सोच के चलेंगे 24 के अराउंड से लेकर, जो भी उन लोगों के दिमाग में हो 28 के साल तक का, ये वेरिएशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स टू पेरेंट्स। So for girl child, after some years, whatever the years they are getting in between before the marriage, at that duration they want to collect some money। तो उन लोग अभी से सोचते हैं कि नहीं चलो हर साल हम इतना इतना पैसा बच्ची के खाते में जमा करवाते जाएंगे, हमको उतने साल के बाद जितना पैसा हमें चाहिए है, समझ लो उसने सोच के रखा है पेरेंट्स ने कि मुझे शादी के लिए 5 लाख का खर्चा होगा, अंदाजन मान के चलो 5 लाख का खर्चा होगा। कि अभी से, अभी मतलब वो जो भी स्टेज पे सोच रहे हैं, अभी मतलब कोई भी एज पे उन लोगों ने सोच के रखा है, तो उस एज से लेकर करंट एज बच्ची के लिए इतने साल उसके पास है बीच में, बिफोर 24 25, वट एवर द ईयर दे डिसाइड, बिटवीन दैट दिस मेनी ईयर्स आर अवेलेबल। तो इतने साल में इन लोग पैसा जमा करते जाएंगे, दे विल इन्वेस्ट, सो दैट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक डेट दे रिसीव द रिस्पेक्टिव अमाउंट व्हाट दे हैव इंटेंडेड, कि उन लोगों ने सोच के जो रखा है उतना पैसा उनको मिल जाना है। दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ sinking fund, and this sinking fund is actually इंपॉर्टेंटली एन्यूटी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जो मतलब सिंकिंग फंड एक नाम दे दिया, एक टैग दे दिया है, समझ में आ रहा है, टैग दे दिया है उसको, बाकी है तो वो कंसेप्ट एन्यूटी का ही स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जांपल है।
तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन बना देंगे, समझ आ रहा है? बस स्टोरी वही चलेगी, स्टोरी वही चलेगी। आज ही अभी मैंने न्यूज में देख रहा था, अपना ये सब फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, तो अभी कोई नया मूवी निकाल रहे हैं कुछ, तो बोलते कुछ कोरियन मूवी का रीमेक है। कोरियन मूवी मतलब कोरिया वाले ने किधर कोई मूवी निकाला होगा, उसका उन लोग रीमेक बना रहे हैं। तो करते क्या है वो स्टोरी कौन सी वहाँ, मूवी सर? मूवी का तो नाम मालूम नहीं मेरे को, मैंने जस्ट न्यूज में सुना इसलिए। क्या कौन सी मूवी? मैं इधर एग्जाम्पल पूछता हूँ बोलते नहीं यार, मूवी का पूछते हैं तो मूवी के लिए पूरा पहले से ध्यान बना के बैठते हैं। वो है अभी आया जी बिजनेस में देख रहा था लास्ट, अभी अभी खाना खा रहे थे हम लोग, तो उसमें सब आते हैं ना न्यूज वगैरह। वो अभी तूने पूछा है तो एक दो न्यूज और भी बता देता हूँ उसका। अक्षय कुमार का कोई वो आ रहा है, वो भी वो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, रिलीज डेट मार्च में जाएगी ऐसा बोल रहे हैं, कोई क्या मालूम उसका है। फिर वो एक दूसरे का आ रहा है, सिंह का, कौन है सिंह करके हीरो एक, मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो ठीक है, वो न्यूज चलते रहता है इसलिए कान में सुनते हैं, लेकिन ध्यान उतना नहीं रहता है कि याद रखने का। लेकिन वो कोरियन मूवी, तो ऐसे तो रीमेक बना रहे हैं इन लोग सब लोग, तो आपको मालूम ही है। तो ये है वही, मतलब मूवी वही है, खाली वहाँ सब आपको हिंदी में दिखेगा, सब अपने हीरो हीरोइन दिखेंगे, अपने सब कैरेक्टर्स दिखेंगे, बाकी है वो स्टोरी वहाँ की इस तरह से। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे है कंसेप्ट वही एनयूटी का, बट खाली वो ऊपर से एग्जाम्पल पूरा बना के रखा हुआ है। जो जो भी एग्जाम्पल तुम सोच लो, ये मैरिज वाला सोच लो, ये हायर एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए फीस एक्सेट्रा का प्रोविजन पहले से करते हैं हम। और समटाइम्स इट विल बी ऑन द बेस ऑफ दिस मेंटेनेंस का मैंने बताया, जो हम लोग फंड जमा करते बिल्डिंग में। हाँ, अब विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में अभी हमको करने में तो वही फॉर्मूला वगैरह लागू करके लेना है। आई गेस अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ना है, 6 तक हो गया। यस और नो? अभी कोई Yes, हाँ या ना बोलो। sir. यस सर। यस, बस बस एक मिनट हो गया। चलिए आइए, टेक्स्ट बुक सामने, नोटबुक खुला, पढ़ो दर्शन। स्क्रीन में भी देख के पढ़ सकते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक से पढ़ो। दर्शन प्लीज रीड। Yes, sir. A lady plans to save off her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. What amount should she invested every year if she get an interest of 10% per annum compounded annually? दर्शन, 4,64,100 ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट, accumulated value और a sum, accumulated value और अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, ये सबका मीनिंग सेम है ना? तो ये लेडी जो है उसको, उसकी विश है उसको उतना पैसा जमा करना है उसकी डॉटर के मैरिज के लिए। तो ये है अमाउंट आपको दिया हुआ, कितना जमा करना है उसको, तो 4,64,100 कभी करना है 4 साल के बाद। सो n इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। भाई सब लोग सुनना है बराबर, बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खाली इसमें खाली कॉन्टेक्स्ट इन लोग एग्जाम्पल का देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन तो वही की वही है। What amount should she invest? What amount should she invest every year? मतलब हर साल वो कितना पैसा इन्वेस्ट करती जाएगी, तो कि 4 साल के बाद उसको इतना पैसा मिल जाएगा। तो कि उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब उसको कितने की एन्यूटी भरनी है, कितने की एन्यूटी को इन्वेस्ट करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड एन्यूटी, यू हैव टू फाइंड सी मतलब एन्यूटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, ये आपको एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं। इसका मतलब ये मत भूलना कि उसमें से हमको ढूंढना क्या है वो आप पता नहीं कर सकते, शांति से सोचने का है। एग्जाम्पल मैंने आपको इतना इजीली डिस्कशन में लाया हूं कि भाई आपको जो भी फाइंड आउट होना है वो आपको पढ़ के पता चलना चाहिए।
So this is to be find out C. If she get interest of 10% per annum, ये सीधी बात है, जो भी यहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर रही है वहां पे से उनको 10% का रेट का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और उसमें वहां पे ऊपर पहले ही बोल दिया है एवरी ईयर। अब ज्यादा कोई डाउट करने वाला है तो मैं पहले से बता देता हूँ, ऑलवेज दिस सिंकिंग फंड, आगे भी मैंने लास्ट लेक्चर बोला है, ऑलवेज सिंकिंग फंड का जो भी है वो एन्यूटी का कंसेप्ट तो है, लेकिन कौन सी एन्यूटी के कंसेप्ट पे है वो बताओ, कौन सी एन्यूटी के कंसेप्ट पे है, ऑर्डिनरी एन्यूटी या इमीडिएट एन्यूटी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। और इधर भी अपने को ध्यान में रखने का कि सिंकिंग फंड का कंसेप्ट में एन्यूटी का कंसेप्ट तो है, इन दैट एन्यूटी मीन्स ऑर्डिनरी एन्यूटी। समझ में आया? तो इधर एन्यूटी के लिए तुमको बोलने नहीं बैठने वाले क्वेश्चन में, ये एन्यूटी का, ये भाई सिंकिंग फंड का क्वेश्चन, इधर एन्यूटी वर्ड आपको शायद ना भी दिखे। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कोई ऐसा सोचेगा भी सर ये एन्यूटी का क्वेश्चन है, हमको नहीं पता चल रहा है, एन्यूटी वर्ड होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा जरूरी है क्या? आपको क्वेश्चन का वो पूरा स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये एन्यूटी का क्वेश्चन हो गया, अंडर दैट सिंकिंग फंड का क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका खुद का भी ऑब्जर्वेशन बनना है, ये मैंने बता दिया आपको। सो चलिए लिखते जाओ गिवन। हाँ ये आपको दे के रखा है भाई सहायता के लिए, 1.1:4 का वैल्यू जो आपको काम में आना है। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है अमाउंट एंड सी ढूंढने का है, सी ढूंढने का मतलब मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया हुआ है दैट अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, दैट इज पार्ट पेमेंट, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, वन कैन अंडरस्टैंड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.1। चलो फटफट लिखो बराबर गिवन। और एक बार मुझे बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। डिंकी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। गौतम बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये लोग बैठे हैं कि उठ गए वहां से? हर्षाली, मेहुल, नयन, राजू, यस सर। हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अरे अमाउंट दिया है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं? यस सर। हाँ सीधा तो हिसाब है। और एक बात, कौन सी एन्युटी की बात कर ली मैंने वो भी आपको स्पेसिफाई कर लिया। इट इज सिंकिंग फंड ऑर्डिनरी एन्युटी के बेसिस पे होता है, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का अमाउंट का फॉर्मूला लागू हो जाएगा भाई। जरा भाई फॉर्मूला इतना ही है, समझ में आना है क्वेश्चन, और उसके आधार पे फॉर्मूला कौन सा है सिलेक्ट करने के लिए होना चाहिए प्लीज, इसमें और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। रोज फॉर्मूला लिखा करो, मैंने जो बोला है उसको बराबर फॉलो करिए, फॉर्मूला आ जाना मांगता है। और समझ लो फॉर्मूला बोलने में अभी तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो एटलीस्ट तुमको ये भी समझ में आना है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, एटलीस्ट हम रिकॉग्नाइज कर सकने को होना चाहिए, भले फॉर्मूला मुंह पे नहीं हो आपको, लेकिन रिकॉग्नाइज करना मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये फॉर्मूला यूज होगा। समझो आपको सामने फॉर्मूला दे दिया जाए, इतने फॉर्मूला है, उसमें से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो एटलीस्ट यू शुड इंडिकेट हाँ ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर भले वो मुंह पे अभी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वो आपको करना ही है, मुंह पे आना चाहिए फॉर्मूला, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा ना।
चलिए इसमें सब सब्स्टिट्यूट करो भाई, अमाउंट की जगह पे 4,64,100, सी तो ढूंढना है, तो सी एज इट इज रहेगा, अपॉन में आई दैट इज 0.1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1। अभी आप क्या इसको सॉल्व करके सी नहीं ढूंढ सकते क्या? सिंपल कैलकुलेशन है। पहले तो ये 0.1 को उधर लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, या साथ में पहले इधर ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 को ऐड करके लिख लो 1.1 रेज टू 4 जो भी है अपने को उसका वैल्यू दिया है। 1.1 रेज टू 4 क्या दिया है उसको सब्सटीट्यूट करो नेक्स्ट में। 1.0.1 को मैंने उधर लेके गया, देखो अभी स्टेप में, एंड simultaneously here you apply the value for 1.1 raised to 4, that is 1.4641 minus 1, right? minus 1 करो, that is going to be 0.4641, समझ में आ रहा है ना? this minus 1, this is 0.4641, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट निकालोगे ना तो अपॉन में 10 आएगा, अपॉन में 10 आएगा तो एक जीरो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये एक जीरो एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 46,410। और अब ये इसको वहां शिफ्ट कर दो तो सी का वैल्यू मिल जाना है 46410, और ये पॉइंट निकाल देंगे ना आप, देखो एक स्टेप में करता हूँ, 46410 मल्टीप्लाई बाय, है ना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगेगा ना, और इधर पॉइंट निकले तो 4641। अब ये 46410 है, 4641 10 जा 46410 and 10 into 10,000 that is going to be 1 lakh, 10 into 10,000। तो आपको यहाँ से पता चलना है कि ये लेडी को हर साल 1 लाख रुपया पे करना है at the end of the year. So as she gets 4,64,100 as her required amount after the 4th year. बैठा, फॉर्मूला का आप कैलकुलेशन पूरा देखोगे तो आपको लगेगा ये एन्युटी का ही तो हुआ है मुद्दा पूरा डिस्कशन में, मगर क्वेश्चन देखेंगे तो बोलेंगे कि सिंकिंग फंड का आधार से क्वेश्चन को डिक्टेट किया हुआ है, मतलब पूरा सिचुएशन को क्रिएट करके आपके सामने पेश किया है। गेटिंग? तो ये हो गया। अभी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बीच में डाला है, मे बी आपको मिक्स करके दिया ही है, अभी ऐसा नहीं कि सिंकिंग फंड के क्वेश्चन आगे होता था, ऐसा लास्ट में देते थे इन लोग, बाकी इधर इन लोगों ने दे ही दिया है बीच बीच में। अभी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में देवे कभी भी देवे, अपने को आता है। इसमें कुछ किसी को पूछने का तो बात करो, एल्स आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो दर्शन, कुछ पूछना है तो। सर पूछना है। हाँ, सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर हो गया। चलिए, एवरीबॉडी लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं एकदम ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ सो दैट यू कैन इवन टेक डाउन स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी बीच में दिखा रहा हूँ, जिनकी जरूरत नहीं हो तो मत करो, डायरेक्ट आता है तो करने का है फटाफट हो सकता है तो, मगर जिसको नहीं समझाया हो तो बाजू में ये स्टेप करके आगे बढ़ो। मिस्टेक होने में अपने को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चांस लेने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये स्टेटमेंट लिखो ऐसा पूरा, है ना, ये कभी लिखेंगे जब भी ऐसे सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे स्टेटमेंट में कंक्लूजन करने का, कंक्लूजन शुड बी रिटन लाइक दिस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। हेंस the lady needs to invest rupees 1 lakh at the end of each year for 4 years to get rupees 4,64,100 after 4 years। ऐसा स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर का कंक्लूजन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
8th। कृति पढ़िए आप। Yes, sir. रीड। A person wants to create a fund of rupees 6,96,150 after 4 years at the time of his retirement. He decides to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offers him interest of 10% per annum, compounded annually. What amount should be invest every year? ए सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ कि नहीं? हाँ सर। वहां लेडी को अपने डॉटर के लिए मैरिज के लिए कुछ उसका पैसा इकट्ठा करना था। यहाँ ये आदमी को अपने रिटायरमेंट के ऊपर इतना पैसा चाहिए करके अभी से वो कितना पैसा जमा करना शुरू करना चाहिए कि उसका रिटायरमेंट होने पे उसको इतना पैसा मिल जाए। भाई सही बोल रहा हूँ? अच्छा, अभी मुझे इसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिश लिखाओ, क्या क्या गिवन है? सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है 6,96,150। हाँ पीरियड दिया है 4 years। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ओके, सी ढूंढना है। वेरी करेक्ट। चलिए सभी स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सेम फॉर्मूला। और एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लो बराबर है। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। यहाँ पे पढ़ने का खास, ये साल में, साल के अंत में कितना पैसा उसको जमा करना है बैंक में। कभी कभी इन लोग है ना व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एवरी हाफ ईयर बोलते हैं, एवरी क्वार्टर बोलते हैं। ये समझता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ऐसा चेंजेस कर सकता हूँ। तो क्वार्टर, एट द एंड ऑफ क्वार्टर बोल दिया, एट द एंड ऑफ, मतलब आपको फिर वो ईयरली का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, फिर वो फिर हाफ ईयरली का रहेगा तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिखने का, फिर क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली का फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिखने का। कभी मैंने ऐसा पूछा है, स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दिया, पूरा अच्छे से समझ के लिया, आगे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके उसने ईयरली के हिसाब से पूरा सॉल्व कर दिया। अरे तुम पढ़ो तो सही, समझ में आ रहा है? और जानबूझ के मैं अंडरलाइन करने के लिए आपको बोलूंगा जो भी इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आपको थोड़ा तसल्ली रहता है कि भाई बराबर से हमने पढ़ा है। चलो स्टार्ट करेंगे, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट। 3 minutes गिवन। सेम फॉर्मूला। और मेहरबानी करना बाजू में वो लिखने का काम आपका जो है वो ऑलवेज ध्यान में लेना, ये दोनों क्वेश्चन को बाजू में लिख के रखना, बेस्ड सिंकिंग फंड बेस्ड क्वेश्चन। तो मतलब आपको कितने टोटल सिंकिंग फंड के आधार पे क्वेश्चन है ये लास्ट में पता चलना है पूरे एक्सरसाइज में से। और ध्यान लेना, आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए करना, कि मेरे को बोलने की बात नहीं है, ये तुम्हारा जवाबदारी समझने का है। स्तुति आंसर बोलो, बोलो क्या कितना आया?
1,50,000. 1,50,000. 50,000. ओके फाइन. स्टेटमेंट सभी लोग लिखें, जितना जिन लोगों का हो जाता है बराबर से. कंक्लूजन स्टेटमेंट कैसे लिखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में. स्टेटमेंट अपना हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है तो वांधा नहीं है भाई. चलिए मैं भी आगे दिखा देता हूँ ताकि आगे बढ़ सके हम. सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है. वैल्यू दिया ही है 1.1/4. सब्सटीट्यूट करो -1 और ये 0.1 का पॉइंट निकाल देंगे. 0 कैंसिल हो जाएगा. और रही बात ये 69,615 अपॉन 0.4641. तो इसका आपको आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा उस तरह से सोचना पड़ेगा कि डिविजिबल है या क्या है, या डिवाइड करने का है. तो ये 69615 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट निकाल देंगे 4641 है ना. ये किससे डिविजिबल है? या 3 से तो डिवाइड हो रहा है तो 3 से करते जाओ. अभी आगे 3 से नहीं हो रहा है तो अपन डिवाइड करके देखेंगे इसको. 1 जा 1547 5 निकाल लें आगे. 1547 आगे 5 से ऐसा ही कोई मल्टीपल देखो. 5 जा ये आ गया, सेम आ गया. 15 जा हो गया. मतलब ये 15 से जा रहा है. 15 इंटू 10,000. दिस इज 1,50,000 पर एनम. देखो लिखा कैसे पर एनम लास्ट में, बिकॉज वी आर paying at the end of each year, so it is per annum basis. Again you need to write that statement. Sum of rupees 1,50,000 is per annum should be kept aside each year. आगे मैं एक्सटेंड करके लिख सकता था to get rupees 6,96,150 after 4 years, है ना. स्टेटमेंट किसी ने इस तरह से पूरा लिखा हो तो भी वांधा नहीं है भाई. स्वराज आया कर रहे हैं ना भाई. खुद ऐसा डिवीजन करना पड़ेगा, सब लोग को बोलता हूँ. विधि हाँ सर. बराबर कर रहे हैं ना? ठीक है. हाँ यस. या रोशनी? यस सर. हाँ हो रहा है ना बराबर? यस सर. हाँ बस इसमें और ऐसा है ना, क्वेश्चन में मैंने लास्ट में आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था. पूरा फॉर्मूला में आप सोच लो, पूरे फॉर्मूला में सोच लो. कभी आपको ए दिया है तो सी ढूंढने का है ना. कभी आपको बोलेंगे आई ढूंढो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो. कभी आपको नंबर ऑफ ईयर ढूंढने के लिए बोलेंगे. ऐसा उल्टा पुल्टा करके भी देंगे. चलिए मैं आगे बढ़ूं. किसी को कुछ पूछने का है? ओके फाइन. सो आई एम मूविंग further. क्वेश्चन नंबर 9. तीर्थ क्वेश्चन पढ़ो.
find the rate of interest compounded annually for an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years. चलो बोलो क्या ढूंढने का है, क्या गिवन है फिर। आर ढूंढने का है, एन्युटी सी इक्वल्स टू 20,000 और अमाउंट दिया है 2,60,000 और एन इक्वल्स टू 3 years। बस अब आप बोलेगा सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, तो कोई कौन सा एन्युटी है बोला है क्या, तो हाँ इमीडिएट, इमीडिएट ले ऑर्डिनरी एन्युटी, कुछ नहीं बोला रहता तो भी ऑर्डिनरी एन्युटी होता था। और अपने को कुछ ईयरली का है, हाफ ईयरली का, ऐसा कुछ बोला एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही अभी जो यूज किया वही। चल पहले गिवन लिख, सब लोग लिखो फटाफट, इसमें कुछ ज्यादा बोलने लायक नहीं है, खाली अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने का है, ये सब दिया है, आर ढूंढने का है। एक्चुअली हमको फॉर्मूला में है ना आई मिलेगा, और जैसे आई मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स, जैसे आई मिल जाएगा ना, आई पे से हम आर ढूंढ लेंगे, क्योंकि रिलेशन है ना, आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100, मालूम है ना सबको। तो आई का वैल्यू मालूम होएगा तो आर मिल जाना है। ये बात लास्ट की स्टोरी है, जब भी आई मिलेगा तभी की। तो पहले आई तो ढूंढेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, चलो सब लोग। हाँ ये खाली जानकारी के लिए लिख दिया है, तो बीच में लिखो, आंदा नहीं है। इट इज एन्यूअल इमीडिएट कंपाउंडेड एन्युअली, ताकि इससे मुझे पता चले कौन सा फॉर्मूला यूज कराना है, एल्स डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिखोगे तो चलेगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करो सब, अबाउट के जगह पे 2,60,000, सी के जगह पे 10,000, सी के जगह पे इट शुड बी 20,000। हियर देयर इज मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर, हाँ टाइपिंग एरर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम तैयार हैं। 2,60,000 अमाउंट की जगह पे सी 20,000 अपॉन आई एज इट इज इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई एज इट इज होल क्यूब माइनस 1। चलिए अब आई जिधर है वो आई ढूंढने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो भाई ये आई इधर से उधर ले लिया तो क्या हो गया, और ये 20,000 को भी उधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपॉन में चले जाएगा। भाई समझ रहे हैं ना सबको। और भाई साहब फिर बचा ये ब्रैकेट सिर्फ, उसके अंदर भी ये छोटा ब्रैकेट होल क्यूब, होल क्यूब का फॉर्मूला आता है ना सबको, हैं ए प्लस बी होल क्यूब नहीं आता है, बाजू में लिख के रखो भाई। कौन बोलेगा, आर्या बोलो होल क्यूब फॉर्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब, a cube plus 3ab cube plus 3b cube 3a square b। एक सेकेंड सर, डिलीट करो। डिलीट, अच्छा डिलीट, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ओके सही जवाब। चलिए आगे बढ़िए। तो हमारा इधर ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे आई है, तो ए क्यूब मतलब 1 क्यूब मतलब 1, 3a स्क्वायर बी मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई दैट इज 3i, और प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर दैट इज 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब। भाई सबको समझा, इतना ही फॉर्मूला एक्सपांड हुआ है जो होल क्यूब का है। -1 अपने जगह पे एज इट इज है, जिनको नहीं ध्यान में आ रहा है ये जरा बात बाजू में लिख के रखो, होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ अब आप देखोगे तो ये +1 -1 कैंसिल है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो 4 0 है वो मुझे कैंसिल कर देना है, और ये 2 से 26 को कैंसिल करके 13 लिख देना है। तो यहाँ जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड 13i हो गया, और राइट हैंड साइड में जो है वो 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब ये बचा है।
अब यहाँ से हमको लेफ्ट राइट हैंड साइड में हम है ना आई को कॉमन ले लेंगे, है ना, राइट हैंड साइड में आई कॉमन आ जाएगा और वह आई ये लेफ्ट हैंड साइड लेके कट कर देंगे, ये आई आई कैंसिल, देखो मैंने लेने को जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में से आई कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, ये 13 इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। बस 3 को उस तरफ ले लो और आपका आगे का कार्यक्रम सबको इस तरफ ले लिया है, इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 दिस इज गोइंग टू बी -10। सो ये जो है हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है ना फैक्टर करने हैं, जो आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो ठीक है, बाकी आपकी स्कूल की मेथड से आप करें। हाँ, अपने को 10 चाहिए, 10 का ऐसा फैक्टर करने का है कि माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए। 5 2 जा 5 माइनस 2 3 मिल गया है। तो भाई फैक्टर क्या बनने हैं, और मैंने आपसे मेथड ये डिस्कशन 11th में भी काफ़ी टाइम किया है, स्टार्टिंग से ही मेरा मेथड इस तरह से मैं बोलता हूँ, आई जो वेरिएबल है वो दोनों ब्रैकेट के स्टार्टिंग में लिख देने का, जो दो फैक्टर हमने निकाले 5 2 जा 5 और 2 यहाँ लिख देने का, और देखो मिडल टर्म 3i है ना, उसका साइन क्या है प्लस, वो प्लस साइन इधर रख देने का पहले ब्रैकेट के बीच में, पहले ब्रैकेट के अंदर। और अब मेरे को सोचना है ये प्लस के साथ मुझे यहाँ भी माइनस चाहिए, तो यहाँ मैं कौन सा साइन करूँ कि मुझे माइनस मिले, तो प्लस माइनस माइनस आ गया ना रिजल्टिंग, तो प्लस के साथ यहाँ होना चाहिए माइनस। ये हमारी ट्रिक है। बाकी आप थोड़ा वो लेंदी मेथड से जाए, बेसिकली मेथड जो आप लोग ने सीखा है स्कूल में वैसा करके लेंगे तो भी फाइनली यही स्टेप पे आप पहुंचेंगे। चलिए i प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और i माइनस 2 इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू माइनस 5 और i इज इक्वल टू 2। i इज इक्वल टू माइनस 5 का मतलब होता है ये नेगेटिव आया, इंटरेस्ट का रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, interest का rate cannot be negative, so this I is equal to -5 is to be rejected, and therefore rate of interest cannot be negative, therefore I is equals to 2 is to be taken। जैसे I मिल गया, मैंने आपको आगे ही समझाया था, I is equals to R upon 100 के फॉर्मूला से R ढूंढ लेंगे, since I is equals to R upon 100, R is equals to 200% per annum। भाई 200% का रेट मिलता है, कौन सी बैंक है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये खाली क्वेश्चन बनाने के लिए 200% लाने के लिए, बाकी प्रैक्टिकली आज के तारीख में 200% को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है क्या? समझ में आ रहा है? नोबडी इज गिविंग, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। भाई क्वेश्चन समझा सबको? ये क्वेश्चन एक ही ऐसा मार्किंग करके ले लो बराबर से, जिसके अंदर अपने को आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने का है, पहला क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने, इसको बराबर से मार्किंग में ले लो या तो बाजू में लिख लो, आर ढूंढने वाला क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख के बता देने का, मतलब अपने को क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बाजू में लिखा हुआ दिखता है आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढने का है, आर ढूंढने का है। बोलो किसको कुछ पूछने का है या डाउट हो तो बताओ। आरती हो रहा है बराबर? यस सर। ओके, कैलकुलेशन एक एक स्टेप में समझाया हूँ, इधर भी मिस्टेक नहीं होने का अभी तुम्हारे ऊपर है, एक एक स्टेप सिंपली आपको आगे बढ़ने का, भले एक आध दो स्टेप को ज्यादा करना पड़े उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिस्टेक ना हो। मैं जानबूझ के फास्ट नहीं भी जा रहा हूँ, ये ध्यान लेना है आप लोगों को कि भाई ये इधर ही प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाना है, पहले प्रैक्टिस चाहिए इसकी, ना उसकी मतलब उसका ये नहीं मान के चलना कि उसकी जगह प्रैक्टिस नहीं करना का हमको फिर क्या ये पहला ही पंच जिसको बोलते हैं ना, बॉक्सिंग करते हैं ना, वो बॉक्सिंग का तो ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी है, बॉक्सिंग में वैसा पहला ही ऐसा पंच मारते हैं
वो उसको सामने वाले को असर कर जाता है, पहले झटका लग जाता है उसको। बाकी वो रेसलिंग देखते हैं ना, कुश्ती, और कुश्ती में होता है 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट। वो पहला एक ऐसा था, वो 6 पॉइंट ले लिया पहले ही उसमें, इतना बड़ा गैप, 6 पॉइंट का दाव। तो बाद में उसको पॉइंट ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उसने पॉइंट सामने वाले को भी अर्न करने नहीं दिया, और उसका खुद का 6 पॉइंट वो आगे बढ़ गया पहले से ही। तो उतना बड़ा पहले से प्रिपरेशन का वो अपना अप्रोच रखने का ना, कि ऐसा होना चाहिए कि भाई बाद में ज़्यादा प्रिपरेशन करने में कि यार आपको प्रैक्टिस लेने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि वो अपने ऊपर रहता है, डिपेंड्स होता है, सबके लिए पॉसिबल शायद ना हो, लेकिन ट्राई करने का जितना अपने से हो सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हर्षाली पढ़िए, हर्षाली। Yes, sir. हाँ, मैं स्क्रीन पे लाता हूँ क्वेश्चन, लो। Find the number of years for which an annuity of rupees 500 is paid at the end of every year. If the accumulated amount works out to be rupees 1655 when interest is compounded annually at 10% per annum. बोलो, अरे क्वेश्चन में सब रिपीट ही हुआ ना, क्या दिया हर्षाली, बोलते जाओ तो मुझे। पहले तो ये 500 रुपया का क्या है? Annuity. मतलब क्या? C. ओके फाइन। पेड एट द एंड बोला, ए पेड एट द एंड बोला मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी। हाँ, हर्षाली समझा? हाँ, एट द एंड बोलने का मतलब कौन सा टाइप का एन्युटी? ordinary annuity. हाँ, एट एवरी ईयर बोला मतलब ईयरली हो गया, क्या? ईयरली। Yearly. एंड आगे बोला है आपको, इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी 1655, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और इंटरेस्ट का रेट क्या बोला है? 10%. अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू है ना, अलग अलग शब्द यूज करते हैं। तो ए दिया, सी दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मतलब 10% है, मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.1। 0.1. हाँ, और आपको ढूंढने का क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ इयर्स, मतलब क्या ढूंढने का है? ये एन इज इक्वल टू N. क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, मैंने बोला ना, कभी ऐसा उल्टा पुल्टा करेंगे, कभी आर ढूंढने को बोलते हैं, कभी एन ढूंढने को बोलते हैं। चलिए सब लोग चालू करें, लिखो पहले गिवन, सी 500 रुपया, ए 1665, आर 10% मतलब आई बोलेगा तो 0.1, डायरेक्ट आई 0.1 लिखो, ऐसा अपने को एक्सप्लेनेशन अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आता है। और अपने को बोलते हैं सिंस एन्यूटी इज पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है। चलिए ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला यही है ना, चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि हमको, हाँ अच्छा, इधर एक चीज लिखने की है तो लिख दीजिए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ताकि ये हमको पता है क्या ढूंढने का है। चलो सब्स्टिट्यूट करने का है, सभी लोग जरा आगे बढ़ो फटाफट काम। 1655 अमाउंट के जगह पे, सी के जगह पे 500, आई हुआ 0.1, ब्रैकेट में 1 + 0.1 रेस टू एन एज इट इज रहेगा, एन ढूंढने का है हमको भाई -1। अब ये हो जाएगा 1 + 0.1, दैट इज 1.1, और ये ना, ये उधर लेके चलेंगे हम, और 500 को भी उधर लेके चलेंगे हम, तो 1 अपॉन में आएगा 500, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 1.1। अच्छा इधर पॉइंट निकाल देंगे, 0.1 का पॉइंट निकाल देंगे, 1/10 जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5000। अभी आप क्या करें, ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा कैलकुलेशन करके नक्की करो क्या आता है। तो सिंपली जो भी अभी डिविजिबल है जितने से भी वो करते जाओ, क्योंकि ऐसे तो कोई जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 3 3 1, अभी तो कुछ होने वाला
सो एक्चुअली क्या हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1000 हो गया है ना। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 1000। एक स्टेप इधर मांगता है तो लिखो उस तरह से 331 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। ये भाई समझता है सबको, समझ में आता है सबको? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है सभी यस लोग? सर। चलो भाई आगे बढ़ो फिर। क्लियर है। सर एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया? नहीं सर, ये लिखना बाकी है। अरे मगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा रहा हूँ। ओके सर। बोलो। मेरा साथ में रहो, वहाँ बैठ के पैसा टाइम पास नहीं होएगा ऐसा मैं सोचता हूँ। वो बहुत से लोग ऐसे बैठते बाद में लास्ट में वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं सर, लिख रही हूँ। नहीं, बहुत से लोगों को बोलता हूँ, एक का ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, नहीं तो मैं ही तुमको ये पीपीटी सबको नहीं भेज देता क्या व्हाट्सएप पे? इतना टाइम पास क्यों करने का? फिर तुमको उधर ही कॉपी कर डालो। लेकिन अपने को क्या समझने का, साथ में खरीदने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस मिलता है। बस अभी ये हो गया 331 अपॉन 1000 बोलेगा तो 0.331, और ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो मतलब +1 हो जाएगा। देखो अभी ये स्टेप आ गया, उसके बाद मैंने जो लिखा है तो, और ये मैंने नहीं जो स्टेप है वो नहीं भी करते, डायरेक्टली भी आप सोच के आगे बढ़ सकते हैं। बस ये +1 कर देगा तो क्या हो जाएगा 1.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। ये थोड़ा मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि जो आपको ढूंढना है n वो पावर में है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको 1.331 दिया है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। चलो 1.1 लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो 1.1 है उसका स्क्वायर करो तो आप 1.1 इंटू 1.1, तो 11 का स्क्वायर क्या है 121। 1.21। 1.21, तो ये तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिल रहा है ना? मतलब पावर में n का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, n 2 नहीं हो सकता है। चलो आगे पॉसिबिलिटी देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? तो कि 1.21 को सर 1:3। हाँ 1.1:3। मतलब n की पावर की वैल्यू 3, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, आपको सबको समझ में आना चाहिए, इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। 1 more 11 you multiply so it will become cube, and so as to you can get 1.331। और ये जो पॉइंट है वो 1 अपने को 3 डिजिट के पहले लगेगा, क्योंकि 1.21 2 डिजिट के पहले पॉइंट था और 1.1 1 डिजिट के पहले, टोटल 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो ये एग्जैक्टली आ गया देखो। सो व्हाट आई कैन से, दिस 1.331 represents cube of 1.1, and right hand side is also base में 1.1 है, तो base is same, so both the sides power can be comparable, so by comparing its power we can say n is equals to 3 and that is in years। भाई समझा? ये कैलकुलेटिव पॉइंट ध्यान में लेना है, बाकी तो फॉर्मूला वही था, हिसाब जो गिवन का था उसी में से कुछ ना कुछ देके कुछ ना कुछ मिसिंग करते हैं इन लोग, कैलकुलेशन समझ में आना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंटली मार्क करके लेना, जो है n नंबर ऑफ इयर्स ढूंढने वाला क्वेश्चन। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस में ढूंढ के प्रैक्टिस करने का कि भाई n ढूंढने वाला क्वेश्चन, चलो एक और लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। r ढूंढने वाला क्वेश्चन देखो मिसलेनियस में या तो सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया रहेगा, ढूंढ के सॉल्व करने का पहले चाहिए, तो ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाने का है, समझ में आता है?
भाई साहब लिख के हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सर एक मिनट। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया पढ़ो, दिया राठौड़। Find the accurate value of annuity due of ₹1,000 annum for 3 years at 10% per compounded annually. ओके, क्या ढूंढने को बोला है? A. Accumulated value, that is A, correct. क्या दिया है और? C is equal to 1,000. Okay. N is equal to 3 years. Okay. R is equal to 10%. Okay. कौन सी एन्युटी है? कौन सी एन्युटी है? एन्युटी ड्यू। भाई सब लोग समझ लें, ये अभी एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अभी तक भी क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का था क्या? नहीं सर, अभी तक एक भी क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का नहीं था। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने उन्होंने पेश कर दिया एन्युटी ड्यू के लिए। ये पढ़ने का ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ जाएगा, गड़बड़ कर देगा। और ये आपको सपोर्टिव वैल्यू देके रखा है 1.1:3 का, जो भी यूज करने के लिए होगा। चलो सब इंफॉर्मेशन ओरली आपको समझ में आता है, आपने अभी बोला भी। C is equal to 1,000, N equal to 3 years, R is equal to 10% per annum, that is I is equal to 0.1। ठीक है, और ढूंढना क्या है हमको? ढूंढना है फॉर एन्युटी ड्यू कंपाउंडेड एन्युअली, जो फॉर्मूला लागू होएगा। भाई साहब आपने फॉर्मूला का लिस्ट खोल लेना है आपके बुक में, आप देख लो एन्युटी ड्यू में वो मैंने टेबल बनवाया था ना, उसके अंदर अमाउंट का फॉर्मूला। और आप ध्यान रखना उसमें लिखने में अपने को A- नहीं लिखा तो भी ठीक है, कारण डैश के हिसाब से इसका पहचान नहीं है, उसकी फॉर्मूला का उसका पहचान है एक, और अपन ने भी ऊपर बोल दिया इट इज एन्युटी ड्यू, तो उसकी पहचान हमने ऑलरेडी दे दी है। इट डजेंट मीन कि A- करेंगे तो ही उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। समझ में आ रहा है? सो वो छोटी मोटी बातें हैं, डैश किया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई उसमें अपना मार्क्स कट नहीं होने वाला है। ऊपर खाली लिख दो क्या ढूंढने का आपको, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब थोड़ा मैंने फॉर्मूला का तो आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में दिया था कि ये सेम एन्युटी सेम अमाउंट का फॉर्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी का आपको लिखना है। खाली एक्स्ट्रा क्या लिखना है? सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 plus I. आई, करेक्ट। बस ये आपको जो छोटे छोटे चेंजेस है उसको ध्यान में लेना है, बस खत्म हो गई बात। ज्यादा कोई फॉर्मूला का टेंशन नहीं रहेगा। वो मैंने तो बोला था आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना इनफ है। ऑर्डिनरी एन्युटी का अमाउंट का फॉर्मूला, ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। खाली
एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला के टाइम आपको खाली वो सी के साथ 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करना है, बस ये हिंट से आप आगे बढ़ो। चलिए फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने की बारी आ गई है। C 1000 1 plus 0.1 upon I 0.1 into 1 plus 0.1 whole cube minus 1, और ये 1 plus 0.1 मतलब 1.1 उसका क्यूब मतलब आपको वैल्यू अवेलेबल किया है, दैट इज 1.331। वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर आपका ये जो 0.1 है उसका ये आप पॉइंट निकाल दोगे ना तो ऊपर 10 जाएगा, ऊपर 10 जाएगा तो 1000 का क्या हो जाएगा 10,000, और ये 1 प्लस 0.1 बोलेगा तो 1.1। क्लियर है? चलो, और 1.1 का भी पॉइंट निकाल देगा तुम तो एक जीरो कट हो जाएगा इसके साथ, है ना, और 11 इंटू 1000 मतलब 11,000 गेटिंग, और मल्टीप्लाई उसके साथ ब्रैकेट जो है उसके अंदर 1.1 का क्यूब बोले तो 1.331 माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 11,000 इंटू 0.331। 0.331 का पॉइंट निकाल दें अपॉन में 1000, 3 जीरो कैंसिल। अब आपको खाली करना है 331 मल्टीप्लाई बाय 11, 3641। 3641। ये तो ए डैश इसलिए हम लिखते हैं लास्ट में भी, अपने वो डैश लिख के पता चले कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने एनईटी ड्यू का किया है ऐसा, बाकी डैश ठीक है। वो सीआर होता है ना तो उसके उसको बैच दे के रखते हैं ना, पहन के चलने का, उसको सीआर का बैच तो मालूम पड़ेगा देख के कि यार सीआर है। समझ में आया डिंकी? कुछ लोग तो मौन धारण करके बैठे हैं। बोल ही नहीं रहे हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आ गया भाई, इधर लिख के रखना है, बाजू में एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, बाजू में लिखने का एन्युटी ड्यू, समझ में आ जाता है एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, और नीचे उसके साथ में ब्रैकेट में लिखने का ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब अमाउंट ढूंढने वाला क्वेश्चन है ये, अमाउंट ढूंढने वाला क्वेश्चन। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज मैं ये खत्म कर डालूं एक्सरसाइज जो बन सकता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिया पढ़िए, रिया दोषी। Yes, sir. पढ़ो। A person plans to put rupees 400 at the beginning of each year for 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of 2 years. बोलो। Person plans to put 400 at the beginning of each year. रिया बताओ कि 400 क्या है? C है। C है, और बिगिनिंग बोला मतलब कौन सी एन्युटी है? एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, और वो भी ईच ईयर बोला मतलब सालाना, ईयरली, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी हो या एन्युटी ड्यू हो, पेमेंट करने का, इंस्टॉलमेंट भरने का पैटर्न ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, कुछ भी हो सकता है, यस और नो। जस्ट दैट पेमेंट वुड बी at the end of the period or maybe at the beginning of the period, as per whatever the information given, आपको कंसिडर कर लेने का। अभी आराम से क्वेश्चन में जो दिया वो पढ़ के अपने को ध्यान में लेने का कि दिस इज एट द बिगिनिंग, सो इट इज एन्युटी ड्यू, 400 is
पेमेंट टू बी डन, सो ये जो भी हमारा एन्यूटी का पेमेंट है हो रहा है 400 रुपये का हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सो ये है सी। आगे क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू 2 2 years, years। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 2% पर annum। हाँ, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये कंपाउंडेड का मतलब ये बोलने का हम लोग हर बार रखते हैं इसलिए क्योंकि ये मालूम पड़ता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधारित है, जो कि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में चैप्टर के बोल दिया था कि एन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि इंटरेस्ट दो प्रकार के होते थे, मैंने डिस्कशन में लाया था, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होता, एन्यूटी के फॉर्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, हो गया। फाइंड अमाउंट ऑफ डाटा विल बी अकोमुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच 2 years, एट द एंड ऑफ 2 years। तो 2 साल ऊपर बोल ही दिया था, यहाँ कोई बात नया नहीं दिख रहा है। चलो चालू करो भाई, खाली फॉर्मूला लिखने का अपने को एन्यूटी ड्यू का। C400 N2 R 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो I इज इक्वल टू 0.02। ये ध्यान रखना, कोई कोई घाई में मिस्टेक ये करता है, 2% बोलेगा ना तो I लिखता है 0.2, गलत, घाई घाई में गलत करते हैं। वो तो 20% हो जाना है भाई, 0.02 आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए हमको फाइंड करना है फार्मूला प्लीज, फार्मूला प्लीज। ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला लिखने का, अमाउंट का खाली सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 + i लिख देने का, दैट्स इट। चलिए सब लोग सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़िए भाई। लिखने का तो लिखना, स्टेटमेंट फॉर एन्युटी ड्यू अमाउंट एन्युटी, बाकी आगे बढ़ो। सब्स्टिट्यूट करो, 1 + 0.02 दैट इज 1.02 होल रेज़ टू 2, और वो आपको दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप सब्स्टिट्यूट करना, बाकी 400 इंटू ये जो है नीचे से 0.02 का पॉइंट निकाल देंगे तो ऊपर 100 जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 400 दैट इज गोइंग टू बी 40,000, और ये हो जाएगा 1.02। ये 2 से कैंसिल करो, या 1.02 का पहले पॉइंट निकाल दो, तो यहाँ पे 0 भी कैंसिल हो जाना है, और फिर आराम से ये कैंसिल करो, 2 से ये 400 कैंसिल करो, 200 आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 102, आराम से मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, 200 मल्टीप्लाई बाय 102 बोलेगा तो 20,400, एंड ये आपको 0 यहाँ माइनस किया ना, 1.0404 -1 मतलब 0.0404, तो पॉइंट निकाल दोगे तो अपॉन में 10,000 जाएगा, 4 डिजिट, 2 0 तो कैंसिल ही हो जाना है। नीचे 100 बचा है तो ऐसे रहने दो, कैंसिल मत करो। अभी क्या करो, यहाँ पे बचा क्या 204, और यहाँ पे बचा 404, 404 मल्टीप्लाई बाय 204 कर लो मल्टीप्लाई, 824.16। हाँ सब लोग करेंगे खुद, मैं भी कर रहा हूँ भाई। अपॉन में 100 है, 82416, तो पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के पहले, 824.16। भाई जी रफ काम करने का, भाई जी कल का एग्जाम कैसे रहा?
ओके ओके। चिरंजीव, सो गया। दर्शन, अच्छा था सर। डिंकी, सर मैंने एग्जाम नहीं दिया। नहीं दिया? क्यों? एक्चुअली मैं घर पर नहीं थी, वो टाइम पे मैं बाहर गई थी। इधर पूछना चाहिए ना, हम लोग बाद में एक्सेस देते थे ना। नेक्स्ट टाइम सर ध्यान रखूंगी। तो ये एग्जाम का क्या? मैंने वो पेपर देखा, मैं सॉल्व करूंगी घर पर उससे। पेपर भी देख लिया? हाँ सर। फोन हर रे हाथ में लेवारी अमारो। ये कृतिका यहाँ बूमाबूम चल रहा है, अपना ऑडियो बंद रखें और मोबाइल का भी ऑडियो बंद रखें। कृति एग्जाम दिया था कि नहीं? कृति बोलो, इतना जोर से तो बोल रहे थे, अभी इधर मेरे को नहीं बोल रही। एग्जाम दिया? नहीं सर। क्यों? सर एग्जाम चालू है, आज से चालू हुई तो उसका पढ़ाई की वजह से। अरे ये टॉपिक तो है ना, तो दे देने का ना। हाँ सर। एक घंटे में क्या तुम्हारा वहां प्रिपरेशन छूटने वाला है? एक घंटे का एग्जाम में तो उल्टे का तुमको प्रैक्टिस मिलता है, और क्या। हाँ सर। दिया? हाँ सर। एग्जाम दिया? हाँ सर। अच्छा। क्रिश? यस सर। ओके। मेहुल? कुछ लोग तो सो रहे हैं। नयन? राजू, एग्जाम दिया? नो सर। क्यों भाई? सब प्रैक्टिस नहीं किया था। अरे भाई इतना पहले से अपने अनाउंस करके रखा था, आई थिंक। तो दिवाली का भी एक संडे बीच में गया ना, छुट्टी था ना वो संडे भी, तो कहाँ एग्जाम था अर्लियर। बहुत तुम लोग पीछे हैं, मतलब ये सब ऐसा एक्सक्यूजेस है तो मतलब तैयारी में। रिया? यस सर। दिया एग्जाम? हाँ दिया। वेरी गुड। संकेत? संकेत सो रहा है। स्तुति? हाँ सर, नहीं दिया। नहीं दिया? हाँ, इनका नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। स्वराज? दिया एग्जाम? वेरी गुड वेरी गुड। तीर्थ? हाँ सर दिया। ओह वेरी गुड। वरुण? हाँ सर आईपीसी। वेरी गुड। विधि? हाँ सर, नहीं दिया। हाँ सर, नहीं दिया? मतलब नहीं दिया मैंने एग्जाम। अच्छा, हाँ हाँ। क्यों? मैं बाहर थी। अरे तुम्हारा को फिर बोलने का ना, दूसरे टाइम पे तुमको देने के लिए मिल सकता है ना। तुम टोटली सरेंडर मत हो, तैयारी करा है था ना, तो फिर देना चाहिए। ये मेरे को थोड़ा इच्छा रहता है कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हाँ, मैसेज तो आया रहता है, क्यों नहीं पता है, और हर संडे 1 बजे होता ही है। एग्जाम का पता था, ये पता नहीं था कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से लोगे। थोड़ा मतलब या तो पूछने का, और क्या मैं क्या बोलूँ, थोड़ा हम लोग आगे पीछे भी लेके कर लेते हैं। जो आप लोग सिंसियरली दे रहे हैं तो अच्छी भी बात है। पेपर बाद में ओपन करने का वो तो अभी आपके ऊपर भी है। हम लोग हाँ बोलने का मतलब सबको बोलता हूँ, ऐसा नहीं फिर वो पेपर देख के बाद में वो देने वो मत करना।
मतलब जेन्युइनली देना। समटाइम्स ये जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हाँ वापस वो भी सब लोग मत आना आना हर टाइम कि भाई हमारा ये था ये था। ठीक है, कभी कभार होता है। यहाँ रोशनी ने दिया एग्जाम। रोशनी, रोशनी नहीं है। चलिए भाई जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ और एक थोड़ा मेरे को अनाउंसमेंट है, मेरे को लगता नहीं ये खत्म होएगा। एक आधा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक और फिर मैं कंक्लूड करूँगा। अच्छा, एक मुझे बात अनाउंसमेंट के लिए करनी थी, सबको पूछता हूँ। अभी मैं मॉर्निंग लेने का शुरू करता हूँ लेक्चर। मतलब तो मैं कौन से टाइम पे रखूँ? 7:30 7:30 to 9. ओके, ठीक है। तो मैं कल से रखता हूँ। ऐसे तो एक और लेक्चर चलता है पहले, तो मैं 9:30 को रखूँ? चलेगा सर, चलेगा। सर एग्जाम है। कितने बजे? हाँ सर, एग्जाम है 11 बजे। 11 बजे एग्जाम है, ठीक है। अभी सबका एग्जाम चल। हाँ, कितने बजे हम एग्जाम लोग तुम्हारा? का 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद है ना? ये 11 बजे किसका था बोला? સર હું વરુણ. કઈ કોલેજ છે ભાઈ? અરે એનએલ છે. એક્ઝામ 2 વાગે ચાલુ થાય છે, પણ એ લોકો 12 વાગે જોઈન થવા બોલે છે અને 11 ના સર 2 વાગે જોઈન થવાનું બોલે. 11 बजे 12 बजे ज्वाइन होने का, 2 बजे का एग्जाम है, क्या बात हो गई? હા, એના 2:30 ના એક્ઝામ હોય છે ને 2 o'clock એ જોઈન કરવાનું કે છે એ લોકો. तो भी आधा घंटा पहले? હા, કેમ કે એ લોકો ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ને એ બધું દે છે ને એના પહેલા. इंस्ट्रक्शन क्या रोज नया रहता है क्या? ના, પણ એ લોકો જોઈન કરવાનું કે છે કેમ કે કોઈ વાર ચેટ બોક્સ પણ અવેલેબલ ન હોય જેના અંદર એ લોકો લિંક પેસ્ટ કરે છે એક્ઝામની એટલે. कैसा आधे घंटे में अवेलेबल हो जाता है? आधे घंटे पहले ज्वाइन होता है तो? હા, મતલબ 2-3 મિનિટ લાગે આવતા ચેટ બોક્સ ને. आधा घंटा पहले मतलब इधर तो मेरा સર लेक्चर તમે એક चालू। અઠવાડિયું હમણાં સાંજે જ રાખો ને. मैं तो शाम को तो रखने ही वाला हूँ, मैं सुबह में मैं टीटीएस में रखूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक से चालશે. सर नेक्स्ट वीक से रखो। हाँ, वही नेक्स्ट वीक से रखो। नेक्स्ट वीक दूसरे लोगों का एग्जाम चालू होएगा, फिर कोई और बोलेगा और नेक्स्ट वीक करो, मैं क्या करूँ? સર સવારના 7:30 વાગે રાખો ને, બેસ્ટ રહેશે. હા બધા સર, આવે. સવારે 7:30 વાગે જ રાખો. ठीक है, मैं नक्की करता हूँ। अभी कल तो देखो मैं लेक्चर सुबह का है इसलिए 9:30 को रख सकता हूँ। तो कल अपन 9:30 से 10:30 छोटा लेते हैं, ये कंप्लीट कर देंगे ना, और क्या? या ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ तो, सर। हाँ थोड़ा, क्योंकि सिमिलर ही है। चलो पहले 13 कंप्लीट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। जब मैं नेक्स्ट नया चैप्टर चालू करने का सोच रहा था। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 we take, then I'll decide what to do. हर्षाली पढ़ो। Find the present value of an annuity due of rupees 600 to be paid quarterly at 32% per annum, compounded quarterly. 32% बोला है, ठीक है, जो भी रेट दिया है। एक प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का है, सब लोग नोट करो, बराबर से अंडरलाइन करो। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का है, मगर कौन सी एन्यूटी है ये? ऑफ एन एन्यूटी ड्यू। कौन सी एन्यूटी है? एन्यूटी ड्यू, मतलब द पेमेंट इज टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ऐसा कुछ रहेगा, बराबर।
और 600 रुपये का एन्यूटी है ऑफ 600, मतलब ये सी है। पेड क्वार्टरली, बाबा आ गया क्वार्टरली। सो यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी ड्यू, और वो भी क्वार्टरली के हिसाब से। तो क्वार्टरली के हिसाब से क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला में चेंजेस? I को 4 से डिवाइड और n को 4 से मल्टीप्लाई। I को अपने को डिवाइड बाय 4 करने का और n को मल्टीप्लाई करने का, बराबर 4 से, करेक्ट। तो ये चेंजेस लाना पड़ेगा, तो वो हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। बाकी आपके सामने आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एन्यूटी ड्यू का सामने रखो, उसमें ये चेंजेस करके ले लो। पहले गिवन लिखो, चलिए, और ये आपको सपोर्टिव वैल्यू दे के रखा है भाई, इसका यूज करने का है। चलिए गिवन लिखो, c इज इक्वल टू 600, n इक्वल टू 1 ईयर। अच्छा n बोला नहीं था पूरा क्वेश्चन में, ये पॉइंट पे मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि वापस क्वेश्चन में मैं आपको ढूंढने को बोलूंगा n दिया है क्या। टेल मी व्हाट इज द n? 1। अच्छा नहीं दिया है, पहले ये बोलने का था कि भाई यहाँ पे मैंने पूछा आपको दिया है क्या कुछ n का स्पेसिफाई करके वैल्यू, ओके नहीं दिया है, तो इट शुड बी कंसिडर फॉर 1 ईयर, 1 साल का हिसाब से अपने को जाने का। चलिए, सो n इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 32%, मतलब i इज इक्वल टू 0.32। चलिए फाइंड क्या करना है, p दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी ड्यू कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, एन्यूटी ड्यू है और कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्राइटेरिया दिया है। चलिए फार्मूला देखो, c अपॉन i था ना, तो c के मल्टीप्लाई में ये 1 प्लस आई आपको एक्स्ट्रा करने का है ना, तो कर लिया। और i के नीचे अपॉन में 4 करके लिखा है, देखो i के अपॉन में नीचे भी i अपॉन 4 करके रखा है, देखो। और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस i अपॉन 4, अगेन i अपॉन 4 किया, देख लो। और पावर में 4 मल्टीप्लाई किया n के साथ, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया है? प्रेजेंट वैल्यू का जो ईयरली का फॉर्मूला होता था एन्यूटी ड्यू में, उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कैसे करा, सब लोग को बराबर समझ में आना है फॉर्मूला, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और कुछ नहीं है। शांति से कैलकुलेशन में ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप बन जाता है, कभी कभी मिस्टेक करते स्टूडेंट इसमें। शांति से इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन में बराबर से आगे कन्वर्ट करो वैल्यूज को। 600 इंटू 1 प्लस 0.32 अपॉन 4, 0.32 को डिवाइड बाय 4 करेगा 0. तो क्या आ जाएगा, 600 1 प्लस 32 डिवाइड बाय 4, 0.08। नीचे भी यहाँ 0.08 इंटू, चलिए साथ में कर रहा हूँ मैं, आप भी लिखते जाना, 1 माइनस अगेन 1 प्लस 0.08 रेज टू, ये है -4 इंटू 1, दैट इज -4, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप 600, ये 0.08 का पॉइंट निकाल देगा तो ऊपर 100 जाएगा, इंटू ये हो गया 1.08, उसका भी 108 कर डालो, पॉइंट निकाल डालो, नीचे 100 आ जाएगा, और ये 0.08 का पॉइंट निकाल दिया तो 8, ये 100 कैंसिल है। मैंने कैंसिल मेरे हिसाब से किया, आप भी आपके हिसाब से कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं। 1 माइनस ये हो गया 1.08 रेज टू -4, और देखो स्टूडेंट 1.08 रेज टू -4 आपको क्वेश्चन में वैल्यू अवेलेबल किया है। सो 300 इंटू 27 इंटू 3 करो, 81 इंटू 2 0 है, तो इट इज 8100,
into 1 minus this 1.08 raised to minus 4 is 0.7350. ये बार सब्ट्रैक्ट करने का है 1.0000 माइनस 0.7350. (2650) 8100 into ये पॉइंट निकालेगा 2650 डिवाइडेड बाय 10,000. 1 0 तो उसका ही निकल जाएगा, 2 0 इसके साथ निकल जाएगा. हाँ 256 मल्टीप्लाई बाय 81. और अपन में एक 0 चल रहा है. तो क्या हो जाएगा 20736 divided by 10, that is going to give 2073.6 rupees. This is the present value of annuity due. समझ में आया? सर 265 into 81 છે. 260 और सॉरी 5 256 into कर दिया. 81. एक मिनट. हाँ हाँ 265 मैंने 256 ले लिया ना. इस 265 क्या चेंजेस आ जाएगा? 2146.5 our answer. देखो 5 is 21465, right? हाँ सर. Upon 10, that is 2146.5. Okay. नीचे चेक कर लेना. करेक्ट. और ओके, तो यहाँ मैं रुकता हूँ. आगे के क्वेश्चंस में कर लेता हूँ. मतलब 9:30 से मैं ले लेता हूँ. 1 घंटा ले लेता हूँ मैं. ये 3 क्वेश्चन बाकी है. जल्दी हो जाएगा तो मैं छोड़ देता हूँ जल्दी. सर नेक्स्ट वीक से रखो ना. पहले 1 घंटा रखता हूँ भाई. ये कंप्लीट हो जाए ना एक्सरसाइज. ये चैप्टर खत्म हो जाए ना. फिर रेगुलर लेक्चर तो शाम को मेरा चल रही है MWF. तो मंडे है ना आज. वेडनेसडे से मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव. સર ખાલી કાલે જ હશે લેક્ચર સવારે કે પછી રોજે હશે? नहीं, सुबह का लेक्चर मेरा TTS जाएगा. जब भी शाम को आपका अकाउंट रहेगा ना. हाँ. तो TTS में ऑप्शन सुबह में मिलेगा.
NMWH शाम को चल ही रहा है। ओके सर। સર એકચ્યુઅલી અત્યારે એક્ઝામ ચાલુ છે બધા કોલેજીસની એટલે તમે નેક્સ્ટ વીક થી એવું અરે રાખો ને. ભાઈ બધાને ક્યાં પછી બધા બીજા બધા કોલેજની ચાલુ થશે? અત્યારે કોની કોની ચાલુ છે? NM NL પછી આઈ થિંક સંસ્કાર કોલેજની બી ચાલુ છે. મીઠીભાઈ હા મીઠીભાઈ. सब अपना नाम बोल लो। चालू किसका है? सबका? NL NM मीठी भाई तो कल ही 1 घंटा लेके मैं एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर दूं? સર એકચ્યુઅલી કાલે ઓસી પેપર છે અમારું અને એકવાર રિવાઇઝ કરવાનું છે એટલે. सर 8 9 चैप्टर है। ठीक है, रेगुलर चलने दो जैसा शाम को है अभी फिलहाल। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर मैं कल नहीं रख रहा हूँ, फिर अभी ऐसे ही हमारा સર કાલે નહીં રાખો પછી એક્ઝામ્સમાં મતલબ પછી રાખશો ચાલશે. કાલે ઓસી પેપર છે એટલે. अभी ऐसा है, एटलीस्ट मेरे को भी नेक्स्ट रेगुलर लेक्चर में मिलने दो, बाद में बात करते हैं, क्योंकि फिर क्या कोई ऐसा नहीं हो ना। फाइनली मैं कल नहीं रख रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर रेगुलर अपना शाम को रहेगा एज यूजुअल। ठीक है? यस सर। चलो मैं एंड करता हूँ। ओके सर। थैंक यू।